नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरबी जीरो स्टडी में। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अध्याय नंबर 12 प्रश्न वाली 12.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। जो हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, दिए हुए पदों में ये हमें पद दे रखे हैं, सार्वगुणनखंड कीजिए, है ना। इन पदों में हमें क्या ज्ञात करना है? सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है? टोटल 8 भाग हैं, इन 8 भागों के हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो एक एक प्रश्न करके सारे प्रश्न हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है प्यारा बच्चों 12x। तो यहाँ पर लिखेंगे हल पहला, ठीक है। क्या है? 12x। 12x तो 12 को कैसे लिखा जाता है? पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके लिखना है। 12 को कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 किससे कटेगा? 2 के पहाड़े से कटता है कितनी बार में? 6 बार में, ठीक है। और 6 2 के पहाड़े से कटता है कितनी बार में? 3 बार में। अब 3 तो 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, कहने का मतलब 2 की टेबल से 3 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 3 की टेबल से कटेगा 1 बार में। जो 12 की जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 हम लिख सकते हैं। और साथ में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? x चल रहा है, तो यहाँ पर हम x का भी गुणा कर देंगे। अब इसके बाद क्या है? 36। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36, और 36 के भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 36। 36 किससे कटता है प्यारे बच्चों? 36 भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। 2 8 16। अब ये 18 है, 2 की टेबल से वापस से कटेगा कितनी बार में? 9 बार में। और 9 किसकी टेबल से कटता है? 3 की टेबल से। 3 त्रिका 9, और 3 कटेगा किससे? 3 से कितनी बार में? 1 बार में। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना बन जाएगा? यहाँ पर 2 गुणा 3 इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों? सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सार्वगुणनखंड किनका निकालना है? इन 2 पदों का हमने सार्वगुणनखंड निकालना है। तो इसको जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? हमें कॉमन चीजें ढूंढना चाहिए, सार्व ढूंढना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो है। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से भी हम इस 2 को निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से भी हम इस 3 को निकाल लेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कॉमन निकलेगा, इतना ही सार्व निकलेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे सबका। 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12। तो उत्तर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो सब में कॉमन क्या था? इसमें कॉमन क्या था? 2 था। यहाँ से कॉमन क्या था? 2। यहाँ से कॉमन क्या था? 3। इन सब का गुणा कर दिए तो 12 निकला। अर्थात 12 के सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सार्वगुणनखंड निकाल लिया करते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, पहला प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम प्रश्न पहले के सभी भाग हल करेंगे, ठीक है। एक एक करके सभी भागों को हल करेंगे। अब हम किसको हल करेंगे? भाग नंबर दूसरा जो भाग है प्यारे बच्चों 2y। पहले क्या है? 2y। तो 2y को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा y लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है 22xy,
22xy बराबर 22 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखो 22 और 22 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये 11 आया, 11 किससे कटेगा, 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11। तो जब 22 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 11 लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, x गुणा में y। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या ढूंढना है, सार्व ढूंढना है, कॉमन चीजें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, सार्व गुणनखंड। तो कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इनमें से ये 2 बाहर निकाल लेंगे हम, तो ये बाहर निकल गया। अब इसमें से यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो यहाँ से भी हम किसको निकालेंगे, y को निकालेंगे। इनका गुणा करेंगे तो 2y बन जाएगा, अर्थात 2y और 22xy का सार्व गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। तो इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे आप समझते जाएगा, आपको हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आता जाएगा। तीसरा है प्यारे बच्चों 14pq, 28p की घात 2 और q की घात 2। तो पहले लिखेंगे 14pq। 14 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम 2 सते 14 इस तरह से लिख सकते हैं, और p गुणा q। और 28 को क्या लिखा जा सकता है, 28p की घात 2 और q की घात 2। तो 28 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो। 28 किससे कटेगा, 2 के पहाड़े से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौकी 8। फिर किससे कटेगा, वापस से 2 से कटेगा, 2 सते 14 और 7 एकम 7। तो जब हम 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, p की घात 2, p की घात 2। p की घात 2 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, p की घात 2 का मतलब p को 2 बार गुणा करो, p गुणा p। p गुणा p का मतलब होता है p की घात 2 लिखा जा सकता है। जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे p गुणा p, और उसके बाद क्या है, q की घात 2। तो q की घात 2 का मतलब q को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, q गुणा q, इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, सार्व निकालेंगे, सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्व गुणनखंड। कॉमन निकालते हैं, इसमें 2 है तो इसमें भी होना चाहिए, जो कि है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या है, यहाँ पर 7 है, तो नीचे भी कहीं 7 है क्या, हाँ यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ से ये 7 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर p है और इधर p है क्या, हाँ यहाँ पर भी p है, तो यहाँ से भी p बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद q इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से हम q को निकाल लेंगे। अब इनका गुणा करो, 2 सत्ते 14 और pq। कहने का मतलब प्यारे बच्चों 14pq और 28p की घात 2 और q की घात 2 का सार्व गुणनखंड कितना होगा, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से सार्व गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, तीसरे भाग को भी हल किया। अगला भाग आता है चौथा। चौथा है प्यारे बच्चों 2x, उसके बाद क्या है 3x की घात 2, 3x की घात 2, और उसके बाद है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इनके क्या करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, और 3 गुणा x गुणा x, क्योंकि x की घात 2, x की घात 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से x गुणा x लिखा जा सकता है। ठीक है, 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4।
इस तरह से। अब सार्वगुणनखंड निकाल लीजिए, सार्वगुणनखंड। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है, ऊपर वाले पद और नीचे वाले, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में 2 है, लेकिन इसमें भी होना चाहिए, सभी लाइन में होना चाहिए। क्या इस वाली लाइन में 2 है? नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से हम भी कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ सार्व नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर x है लेकिन ऊपर नहीं है और नीचे भी नहीं है, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हो, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता हो प्यारे बच्चों, तो वहां पर सार्वगुणनखंड क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो ऐसी स्थिति में सार्वगुणनखंड क्या होता है? एक होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आप यहाँ इस तरह से एक का गुणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? एक का गुणा भी कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों 5वां, 6ABC। पहले 6ABC और 6ABC को क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिखा जा सकता है? 2 त्रिया 6, यानी कि 2 गुणा 3, और साथ में क्या है? A गुणा B गुणा C, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? 24AB की घात 2, 24AB की घात 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 24AB की घात 2। 24 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? 24 2 से कट जाएगा, कितनी बार में? 12 बार में, और 12 2 की टेबल से कट जाएगा, कितनी बार में? 6 बार में, और 6 2 की टेबल से कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में, और 3 एकम 3। तो इस तरह से जब हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और साथ में क्या चल रहा था यहाँ पर? a, और b की घात 2, b की घात 2 का मतलब b को 2 बार गुणा करना। ठीक है, जब b की घात 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम इस तरह से लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b गुणा b। अब इसके बाद क्या बचता है क्या बच्चों? 12a की घात 2 b, 12a की घात 2 b, 12a की घात 2 b। 12 को क्या लिखा जा सकता है? 2 दूनी 4 और 4 त्रिक 12। a की घात 2 का मतलब a गुणा a, और b साथ में यहाँ क्या चल रहा है? b चल रहा है। लेकिन ये सार्वगुणनखंड, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से ये 2 बाहर निकला। इसके बाद देखिए, इधर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऊपर नहीं है। इसके बाद 3 इधर है, इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से ये 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, और a यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम a को निकालेंगे। ठीक है, और इधर इसके बाद क्या बचता है? b इधर है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर b, तो यहाँ से हम b को निकालें। इसके बाद c देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर c है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ से इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, तो हम क्या करेंगे? अब इनका गुणा कर देंगे, 2 त्रिया 6, a गुणा b यानी कि ab। इनका सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 6ab, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। 5वां है प्यारे बच्चों 16x की घात 3। 16x की घात 3, 16 को किस तरह से लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों? 16 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। x की घात 3, x की घात 3 का मतलब प्यारे बच्चों x को 3 बार गुणा करना।
एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स की घात 3। जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब एक्स की घात 3 का मतलब हो गया एक्स गुणा एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या आता है -4 एक्स की घात 2, -4 एक्स की घात 2। और 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4। और एक्स की घात 2 का मतलब एक्स गुणा एक्स, और माइनस पहले से ही तो यहाँ पर माइनस लगा लो। उसके बाद क्या है 3x, तो यहाँ पर हम 3x को भी क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x। क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन नीचे नहीं है। ठीक है, तो इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकला। आगे देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन नीचे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अर्थात अतः सार्वगुणनखंड कितना आएगा प्यारे बच्चों, x आएगा। क्योंकि इन तीनों लाइन में कॉमन क्या है, सिर्फ x है, तो इनका सार्व क्या हो जाएगा, सार्वगुणनखंड x निकल के आएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने भाग नंबर 6 को भी हल किया। अगला है प्यारे बच्चों 10pq, 10pq, 10pq। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 पंजा 10, और साथ में क्या है p गुणा q, इस तरह से। उसके बाद क्या है 20 QR, 20 QR, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, और 4 पंजे 20, और साथ में क्या है QR। ठीक है, उसके बाद आता है 30 RP, 30 RP, 30 RP। 30 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा प्यारे बच्चों, 2 की टेबल से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में। अब 15 कटेगा 3 की टेबल से कितनी बार में, 5 बार में, और 5 की टेबल से कटेगा 1 बार में। तो इस तरह से 30 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 3 गुणा 5, R गुणा P। इनके हमें सार्वगुणनखंड ढूंढना है, तो सार्वगुणनखंड हम आसानी से ढूंढ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्वगुणनखंड। कॉमन क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनमें से हम 2 को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 है लेकिन ऊपर नहीं है और नीचे भी नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन ऊपर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद कॉमन क्या है, यहाँ पर ये 5 दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ से निकला 5। और उसके बाद कॉमन क्या है, यहाँ पर P है लेकिन यहाँ पर P नहीं है, नीचे तो है यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। इधर Q है, इधर भी Q है लेकिन नीचे नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी अभी कॉमन नहीं निकलेगा। तो कॉमन क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 गुणा 5 यानी कि 10, अर्थात सार्वगुणनखंड कितना होगा, 10 होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो 7वां भाग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 8वां भाग है प्यारे बच्चों 3x की घात 2 y की घात 2। पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 3x की घात 2 y की घात 2, तो इनको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा x लिख सकते हैं, क्योंकि x की घात कितना है, 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। y की घात 2 यानी कि y गुणा y, इस तरह से हमने इसको लिखा। इसके बाद 10x की घात 3, 10x की घात 3 और y की घात 2, y की घात 2, इस तरह से हमने लिखा। तो 10 को क्या लिखा जाता है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, 2 पंजा 10,
और x की घात 3, x की घात 3 का मतलब x गुणा x, और y की घात 2 का मतलब क्या है बच्चों, y गुणा y, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, छेद, x की घात 2, y की घात 2 और z। 6 को क्या लिख सकते हैं हम प्यारे बच्चों, 2 तिरिया 6, और x की घात 2 का मतलब x गुणा x, इस तरह से लिख सकते हैं। और y की घात 2 का मतलब प्यारे बच्चों y गुणा y, इस तरह से। उसके बाद क्या बचता है, z, तो यहाँ पर लिखेंगे हम z, इस तरह से। अब इन सभी में कॉमन चीजें ढूंढना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सार्वगुणनखंड, है ना, सार्वगुणनखंड। तो आप ध्यान से देखिएगा इनमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ से ये x दिख रहा है, ठीक है, इस x को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये वाला x बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचता है, इधर से भी x दिख रहा है, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x, इन तीनों में कॉमन है, तो ये x भी इधर से बाहर निकलेगा। उसके बाद कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, इसके बाद कॉमन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये y, इधर से ये y और ये y कॉमन दिख रहा है, ठीक है, इस y को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर निकलेगा ये y, और उसके बाद भी बच जाता है ये वाला y, ये वाला y और ये वाला y, तो यहाँ से भी ये y बाहर निकलेगा। अब क्या हो जाएगा, x का x से गुणा करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, और y का y से गुणा करेंगे तो y की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनका सार्वगुणनखंड। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने प्रश्न 1 के सारे भागों को हल किए, ठीक है, एक एक करके हमने सारे भागों को हल किया। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।